ये हल्का सा कट रहा है, देखो यहाँ पास इधर, इसको पूरा थोड़ा सेट कर देना। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी में। तो अभी हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारा आज ये चौथा क्लास होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार लाइक कर देंगे, है ना, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। बाकी आप लोग को किसी भी टॉपिक में और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है जैसे कि, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसमें। तो मैं प्रयास करूंगा कि उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो थ्योरी, और एमसीक्यू पढ़ना है तो एमसीक्यू। ठीक है, चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये हमारा जो है वह आज का एमसीक्यू नंबर 4 है, जिसमें हम लोग, है ना, जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में देखने वाले हैं दोस्त। तो पहले हम लोगों ने वर्गीकरण में स्टार्टिंग में देखा तो कुछ बेसिक उसके जानकारी से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग पादप देखा है और पादप के बाद जंतु। चलिए बिना कोई टाइम पास के आगे बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए पता ही है आपको कि छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की अभी, है ना, नया जो है बोल सकते हैं नाप जोक वाला डेट आ चुका है, 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको प्री हो गया या मेंस हो गया, ठीक है जी, प्री और मेंस दोनों की अगर व्यवस्थित तैयारी करनी है तो बिल्कुल आप हमारे एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, है ना। 1 जनवरी कल ही जो है वह इसका नया बैच जो है वह लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से प्री और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। गुड मॉर्निंग सर जी। वैकेंसी कब तक आ सकती है सर? एज लिमिट कितना हो सकता है? किसके लिए बोल रहे हैं जी? अभी टीचर भर्ती के लिए बोल रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए बोल रहे हैं? सब इंस्पेक्टर का तो फॉर्म वार्म भर चुका है ना। चलिए, परिवहन आरक्षक जो कि आपको होने वाला है किस में, अप्रैल में होने वाला है इसका भी पेपर। तो अप्रैल में इसका पेपर होने वाला है। अभी हमारे पास गिने चुने लगभग 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो इन 3-4 महीनों में भी अगर हमको व्यवस्थित तैयारी करना है, बहुत शानदार तरीके से एमसीक्यू हो गया, रिकॉर्डेड हो गया, लाइव क्लासेस हो गई, है ना, रिवीजन क्लासेस हो गई, तो इन सब की जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये आप सबके लिए पहला सवाल है। टीचर भर्ती का बोल सकते हैं यार, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का भी मंशा दिख रहा है, उस हिसाब से जब तक हम स्वयं, है ना, जितने भी लोग टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जब तक हम, ऐसा हो गया है कि जब तक हम मैदान में नहीं आएंगे तब तक अब रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम ये मान के चले कि टीचर भर्ती अभी नहीं आने वाली है, या तो हम ये मान के चले कि टीचर भर्ती आने वाली है। टीचर भर्ती अगर नहीं आने वाली है ये मान के चलेंगे तो हम लोग तैयारी वैयारी छोड़ के घर में बैठ जाए, तो उससे क्या हमारा फ़ायदा होगा? नहीं, नुकसान उसमें है हमारा। बाकी अगर थोड़ा उम्मीद रखें कि हाँ भैया आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, और हमारी तैयारी को अगर बेहतर कंडीशन में हम लोग ले जा के रखें, कम से कम एमसीक्यू के माध्यम से ही कम से कम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे 2-2 4-4 घंटे, तब भी हम लोग कंपटीशन में बने रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भैया पॉजिटिव बनाना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम लोग नेगेटिव में गए तो कुल मिला के हमारा नुकसान ही होगा दोस्त उसमें। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रिया वर्मा जी। चलिए गुड मॉर्निंग सर जी। आप कहाँ थे अभी तक, क्या बताएं जी? थोड़ा फंस गए थे यार ट्रैफिक में, है ना, तो नहीं आ पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा देर हो गया है। चलो पहला सवाल है आप लोग के लिए, और पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल ये है कि फाइलम पोरीफेरा के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करे बोल रहा है, या कौन से कथन सही है इसको आपको बताना है फाइलम पोरीफेरा में। ठीक है, 11 बजने को है। कहाँ 11 बजे जी? करा आदमी हो तुम? अरे हाँ यार 11 बजने वाला है। ठीक है, ओके ओके। क्या बोल रहा है? यह उभय लिंगी है, उभय लिंगाश्रयी है बोल रहे हैं। पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं वो, और इनमें जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोल रहा है, और यह विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है, और यह आमतौर पर समुद्री जीव होते हैं। बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा? क्या करोगे रंजीता, थोड़ा बहुत देरी हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा लेकिन बिल्कुल टाइम से आने की। क्या है, सवाल आज थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए थोड़ा लेट चालू किए हैं, तब भी हो जाएगा। चलो क्या बज रहे हैं? बी बोल रहे हैं भैया, बी बोल रहे हैं। ए, बी, ए, सी और डी। ठीक, बाकी लोग भी जवाब दीजिए। चलिए रंजीता का तो जवाब आ गया है, बाकी प्रिया वर्मा,
और भी इंदिरा जी और बाकी लोग जो भी जुड़े हैं हमारे साथ में, बिल्कुल जवाब देंगे आप। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि भैया कितने पानी में हैं आप लोग करके, बिल्कुल, है ना। रंजीता बिल्कुल सही बात है। ये बताओ रंजीता, तुम पढ़ती कहाँ से हो? हाँ, इतना सही सी जानकारी तुमको कैसे है? तो याद रखना है कि ये कैसे हैं, उभयलिंगी है भैया, पोरीफेरा, ठीक है जी, उभयलिंगी हैं और इनमें जल संवहनी तंत्र जो है नहीं पाया जाता है। ये जो जल संवहनी तंत्र लिखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसमें वाटर या बोल सकते हैं जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक, ये जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब बात ये आती है कि भैया ये जल परिवहन तंत्र क्या है, ठीक है, और ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है करके। तो जल परिवहन तंत्र में क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई ये जीव है, ठीक, ये जीव है। अब इस जीव में क्या है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। तो जल परिवहन तंत्र में क्या हो रहा है, जैसे पोरीफेरा की बात करेंगे तो पोरीफेरा में जल इधर से एंटर हो रहा है और यहाँ से जल क्या हो रहा है, आउट हो जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जल, इस जल के साथ साथ में ऑक्सीजन जा रहा है, उस ऑक्सीजन को ये जीव ले रहा है, उस जल के साथ साथ में भोजन जा रहा है, उस भोजन को ये जीव अपने पास में रख ले रहा है। तो इसको बोलते हैं जल परिवहन तंत्र। लेकिन ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जब जल प्रवेश करेगा, ठीक है जी, इसमें जब ये जल प्रवेश करेगा तो ये जल को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा, ये जल को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा और एक प्रेशर के साथ में क्या करेगा, ऐसा छोड़ेगा। जब प्रेशर के साथ में इधर छोड़ेगा तो जब जल इधर प्रेशर डाल रहा है तो ये जो जीव है वो किधर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो जीव हैं, जो अन्य जीव हैं जिनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो जलीय होते हैं, वो इस जल का उपयोग किस में करते हैं, गति के रूप में करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या करेंगे, जल को पीछे फेंकेंगे प्रेशर के साथ में, तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। इधर जब बल लग रहा है तो ये आगे की ओर बल लगेगा इसमें, तो वाटर ये पीछे की ओर प्रेशर करता है और जंतु आगे की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और नॉर्मल जिसमें जल जो है वह आर पार हो जा रहा है उसको बोलते हैं वाटर, है ना, जल परिवहन सिस्टम, ठीक है जी। तो उस हिसाब से याद रखना है आपको। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी विखंडन ये बिल्कुल सही है और ये आमतौर पर समुद्री होते हैं, ये जवाब, है ना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना है, डंक मारने वाला जो कैप्सूल है जिसको हम लोग निमेटोसिस्ट कहते हैं जी, ये किस में पाया जाता है? क्या ये साइफा और ब्रेन कोरल में पाया जाता है? क्या ये, है ना, फाइसेलिया और लिवर फ्लूक में पाया जाता है? क्या ये समुद्री पिच और समुद्री फैन में पाया जाता है? क्या ये ओरेलिया और टीनो प्लाना में पाया जाता है? ये इसका नाम है पिंट्यूला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेनेट्यूला बोलते हैं इसको, समुद्री पिच को पेनेट्यूला, ये इसको बोलते हैं पेनेट्यूला, और ये समुद्री फैन को बोलते हैं गोर्गोनिया इंग्लिश में, ये इसको बोलते हैं गोर्गोनिया। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। ओके रंजीता, क्या बोल रहे हैं? दूसरा का ए, साइफा और ब्रेन कोरल। और बताइए बाकी, डंक मारने वाला, ये जो डंक मारने वाला आया कहाँ से है? तो ये आया है जिसको बोलते हैं ना सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ये कौन सा फाइलम है? तो ये फाइलम है सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसी को बोलते हैं निडेरिया, ठीक, इसी को बोलते हैं निडेरिया। और निडेरिया में जो निडिल है, ठीक है, निडेरिया में जो निडिल है जो डंक मारने का काम करता है वो पाया जाता है इसमें, है ना, क्या है ये, पेंटियूला और गोर्गोनिया। तो पेंटियूला और गोर्गोनिया किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखने आपको, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। डंक मारने वाला जो है उनमें अंग पाया जाता है जो कि उनमें बोल सकते हैं सुरक्षा के लिए भी यूज करते हैं वो। चलिए, ए नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, ए नहीं है, सी है। चलो आगे बढ़िए। ये थोड़ा सवाल विवादित है, इसको बनाओ। चौथा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो जीव है वो अन्य तीनों जीवों से अलग है? जी, अलग नहीं है बोल रहा है, बताओ। नमस्कार मंजरी, चलिए बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो कि अन्य तीनों से अलग है बोल सकते हैं? ये जो केकड़ा है, बरूथी है, बिच्छू है और मकड़ी, ये जो सभी जीव है वो आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? ये सभी जीव आपको देखने को मिलेंगे आर्थ्रोपोडा में, ठीक, ये
आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का जो मेन लक्षण क्या है, तो जोड़ीदार उपांग, ये जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं, जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। तो ये फाइलम तो है आर्थ्रोपोडा, लेकिन उसके अंतर्गत भी और क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, इसमें कौन जो है वह अलग है। चलिए, सीमा अहिवर, और बताइए सीमा हिवार, ठीक है। बाकी लोग भी कमेंट करिए क्या हो जाएगा। तो थोड़ा ये डीप हो जाएगा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा भैया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, केकड़ा आ जाएगा। केकड़ा याद रखना है आपको, क्रस्टेशियस, ये क्रस्टेशियस है ना, क्रस्टेशियस के अंतर्गत आता है। और केकड़ा क्या हो जाएगा, जलीय हो जाएगा, ये जलीय हो जाएगा। बाकी ये सब कैसे हैं, तो ये सब जो है वह स्थलीय हैं, ठीक है। ये एरेक्नॉइड बोलते हैं इसको। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, ये सब एरेक्नॉइड के अंतर्गत आते हैं। और केकड़ा जो है वह क्रस्टेशियस के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जली है। उस हिसाब से आंसर जो है वह ए हो जाएगा। केकड़ा जो है वह अन्य तीन से क्या है, अलग है। हाँ, केकड़ा एक्वेटिक है इसलिए ए चुनी मैं तो, ओके सही हो गया भैया आपका, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है, राधे राधे जी। एक्वेटिक है केकड़ा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ऑक्टोपस के बारे में बताना है अपने को कि क्या ऑक्टोपस एक संधिपाद है, जोड़ीदार पैर मिलते हैं, इसमें सूल चर्मी होता है, एक हेमिकॉर्डेटा है, या एक मृदु कवची है। बताइए ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस के बारे में बताना है। ऑक्टोपस भी किस में आ जाएगा, ऑक्टोपस कौन से फाइलम में देखने को मिलेंगे अपने को, तो ऑक्टोपस हमको मोलस्का वाले में देखने को मिलेगा जी, ठीक। ये ऑक्टोपस हमको किस में देखने को मिलेगा, मोलस्का में। चलिए बताइए पांचवा, हाँ ओके, पांचवा का डी बोल रहे हैं सब लोग, ठीक। एक मृदु कवची है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि मोलस्का का जो बाहरी है ना, बाहरी जो आवरण है, ये मोलस्का का जो बाहरी आवरण है, आवरण, ये मोलस्का का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जी। वहीं पे कभी कभी आर्थ्रोपोडा का पूछ देता है, ये आर्थ्रोपोडा का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, तो ये काइटिन का बना होता है, ओके। तो दोनों को अच्छे से याद रखना है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक क्या है, काइटिन, ओके। ऑक्टोपस विथ 8 आर्म। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखिए क्या बताना है पोरीफेरा के बारे में। अभी बताए हूँ जस्ट, पोरीफेरा या स्पंजों में जल के परिवहन के लिए कौन सी विशेष तंत्र पाया जाता है, बताओ जी, कौन सा विशेष तंत्र पाया जाता है इसमें। इसके कुछ कुछ विशेष नाम भी है जिसको आपको याद रखना है पोरीफेरा में, एक दो। चलो बताओ क्या हो जाएगा। इसका बताइए छठवा का क्या हो जाएगा। क्या इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, अभी बताया हूं। क्या इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, या इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। बिल्कुल शुरुआत का जीव है पोरीफेरा। गुड मॉर्निंग सर जी, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दिव्यानी बघेल बोल रहे हैं, ठीक, वेरी गुड दिव्यानी, ठीक। क्या पाया जाता है इसमें, जल है ना, जल नाल तंत्र पाया जाता है जिसको हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कैनाल में एक साइड से वाटर आता है, दूसरे साइड से वाटर निकल जाता है, वैसे ही पोरीफेरा में भी हमको उसी प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, है ना। पोरीफेरा में क्या आते हैं, स्पंज जो है वह यहाँ पे आते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे आपको छिद्र देखने को मिलेंगे स्पंज में, ओके। और स्पंज में क्या होता है, जिस एरिया से, ठीक, जिस एरिया से जल प्रवेश करता है, ये जिस छिद्र से जल प्रवेश करता है, ये जो है वह छोटे छिद्र होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। और जहां से जल बाहर निकलता है जिस छिद्र से, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ये उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्कुलम। और जहां पे ये वाटर स्टोर होके रहता है, जिस भाग में ये वाटर स्टोर होके रहता है, ओके, चलिए, और जिस भाग में स्टोर होकर रहते हैं उसको बोलते हैं स्पंज गुहा या स्पंजोसील, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, स्पंज गुहा, या इसी को बोलते हैं स्पंजोसील, ठीक है। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पंजोसील। तो एक साइड से जल प्रवेश करता है, वाटर स्टोर होता है, यहाँ पे ये श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन जो घुला हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और यहीं पे जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उसको भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं, और यहाँ पे ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, ओके। चलिए गुड मॉर्निंग
हेमलता पोर्ते जी, चलिए आगे बढ़ें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हमारे घरों में जो है ना, हमारे घरों में पाए जाने वाले कॉकरोच, ठीक, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक बताइए जी, हमारे घरों में पाए जाने वाले कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष देखने को हमको मिलेंगे? ठीक, सीमा कुमारी क्या बोल रहे हैं? सातवां का ए बोल रहे हैं भैया, 3 कक्ष बोल रहे हैं कॉकरोच में। ओके, और बाकी लोग भी बताइए। ओके, आशुतोष मरकाम सी सी सी। देखो जब भी इस प्रकार के ऑप्शन देखते हैं ना हमको, तो जो ऑड ऑप्शन है, जो एकदम डिफरेंट टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, वही नॉर्मली आंसर होता है। अब इसमें हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसा करके। जैसे कि शुरुआत में हम लोग देखते हैं मछली को, तो मछली में हमको देखने को मिलता है 2। मछली के बाद क्या आता है? तो मछली के बाद आएगा एम्फीबियन, ये है ना, एम्फीबियन आएगा। और एम्फीबियन में भी कितने होते हैं? 2। ठीक है, सॉरी, मछली के बाद एम्फीबियन। एम्फीबियन मेरे ख्याल से 3। जस्ट सेकंड ना, जस्ट सेकंड, आओ। 3 होते हैं एम्फीबियन में, मछली हो गया एम्फीबियन, उसके बाद रेप्टाइल आएगा ये। और रेप्टाइल में भी कितने होते हैं? 3। इसमें अपवाद देखने को क्या मिलेगा? तो अपवाद के रूप में देखने को मिलेगा मगरमच्छ। ठीक, अपवाद के रूप में मगरमच्छ, जिसमें 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। और रेप्टाइल के बाद आएंगे एविज पक्षी, इसमें 4 होते हैं। और उसके बाद आएंगे मैमल्स, और मैमल्स में भी कितने होते हैं? तो 4 चेम्बर हार्ट पाए जाते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद, 2 एट्रियम और 2 वेंट्री, है ना, वेंट्रिकुलर बोल सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, 13 चेम्बर। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है भैया, ये एक्सेप्शन है बोल सकते हैं, अपवाद है कॉकरोच, तो याद रखने अपने को 13 चेम्बर इसमें हार्ट पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फ्लेम कोशिकाएं। फ्लेम कोशिकाएं जो होती है वो किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है? जी बताइए। एनिलिडा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का। तो ये जो फ्लेम कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती है? जो कि उनके किस में हेल्प करती है बोल रहा है ना, उत्सर्जन और परासरण नियमन में हेल्प करता है बोल रहे सीमा कुमारी। ओके, भावेश चंद्रा ऑप्शन बी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। चलिए, रंजिता वेरी गुड, सबका जवाब सही है। क्या हो जाएगा? प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जगत का सबसे बड़ा संघ, है ना, लार्जेस्ट फाइलम बताना है अपने को, कौन सा है जिसमें कीड़े मकोड़े रखे गए हैं? ये तो बिल्कुल लड्डू सवाल है, चुटकी मुड़ा दोगे इसको। चलिए इसका बताइए। 9वां का बताइए कि कौन सा जो है वह सबसे बड़ा संघ है जिसमें हम लोगों ने किसको रखा है? केवल और केवल कीड़े मकोड़ों को रखा है जी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी किसकी है? तो कीड़े मकोड़े की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये बात भी हमको ध्यान में रखना है। ओके, अर्थोपोडा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी जो है वह अर्थोपोडा सही हो जाएगा। कभी कभी हमको इस प्रकार के सवाल देख के लगता है कि यार ये तो एकदम सरल सवाल है, सबको पता होगा करके, लेकिन सबको पता नहीं रहता है। और जब एग्जाम में भी सवाल आते हैं तो जरूरी नहीं है हमेशा टफ लेवल के सवाल आए, हमेशा एग्जामिनर 3 लेवल में सवाल को सिलेक्ट करता है, थोड़े इजी लेवल के, थोड़े मॉडरेट लेवल के और हाई लेवल के। तो हमको अगर इजी और मॉडरेट भी एकदम अच्छे से बना लिए तो हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं गया है दोस्त, क्योंकि हमको सेलेक्ट करने के लिए एकदम 100 में 100 नहीं बनाना है। अपने को अगर 75 आ गया, हमारा 75 आ गया मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कीट बिच्छू झींगा केकड़े, यस, वो सब कैसे हो जाएंगे? अर्थोपोडा। और अर्थोपोडा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है? तो अभी बताया हूं ना, जोड़ीदार पैर। ये जोड़ीदार जो पैर हैं वो इसके मुख्य करेक्टर देखने को मिलेंगे। और ये कॉर्डेटा में तो हम लोग आते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी, ये इसका मेन करेक्टर है जी, रीढ़ की हड्डी। और ये कॉर्डेटा को जब हम लोग और क्लासेस में डिवाइड करेंगे तो आएगा, फिर फिश आएगा, एम्फीबियन आएगा, है ना, और रेप्टाइल आएगा, एविज आएगा, ऐसा करके देखने को मिलेगा आपको। और ये मोलस्का भी देखे हैं। और एनिलिडा में आप लोग बताना क्या आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये रेड्यूला के बारे में बताना है। अब ये देखो, ये सवाल कैसा है? ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है दोस्त। बाकी अभी लड्डू सवाल देखे थे। तो रेड्यूला नामक रगड़ने वाला अंग जो है वह किस संघ के जंतुओं में भोजन के चबाने के लिए पाया जाता है? बताओ। मोलस्कम पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटम पाया जाता है, एस्क्लेहेमिल्थिस में पाया जाता है, या पोरीफेरा में पाया जाता है? 10वां का क्या बोल रहे हैं? एस्क्लेहेमिल्थिस। चलो रेड्यूला बताना है आपको। बताइए जी। चलो रंजिता तो बोल रही है 10वां का ए करके, ठीक है।
रेडुला मोलस्का में पाया जाता है बोल रहे हैं। मोलस्का मतलब वही ऑक्टोपस वगैरह, घोंघा वगैरह हो गया। ठीक, 10वां का ऑप्शन ए दिव्यानी बघेल जी। ओके, सीमा कुमारी, 10वां का ऑप्शन ए। ठीक, अच्छी बात है, आप लोग की पढ़ाई अच्छी है ना। अगर इस लेवल के सवाल बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। ये जो है मोलस्का के मुंह में जो है रेत जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि भोजन को रगड़ने में जो है मदद करता है भैया। तो क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वह क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं जो सरीसृप वर्ग में एक अपवाद है। तो अभी इसको हम लोग डील किए थे, है ना, अभी तुरंत में इसको बताया था आप लोग को। चलो बताओ, तुरंत उड़ा दो इसको। बिल्कुल, जो अपवाद वाले सवाल होते हैं उसको हमको थोड़ा ध्यान देके याद में रखना है ना, जो अपवाद वाले सवाल होते हैं। ठीक है रंजिता, चलो रंजिता, सीमा कुमारी, पूनम, सोनिया, बिल्कुल लक्ष्य। ओके, गुड मॉर्निंग सोनिया मानिकपुरी जी। चलिए गुड मॉर्निंग। भावेश चंद्राकर, सबका सही है भैया। क्या हो जाएगा, सी, है ना, सी हो जाएगा। अभी बताया हूँ, 2 में क्या आ जाएगा, मछली आ जाएगा, फिश वगैरह, और ये 3 में क्या आ जाएगा, तो 3 में एम्फीबियन भी आ जाएगा। ये एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या है, एम्फीबियन मतलब उभयचर इसमें आ जाएगा। और क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें रेप्टाइल भी आ जाएगा। ठीक, रेप्टाइल का मतलब क्या है, तो सरी जो सृप है, ठीक, ये सरीसृप भी इसमें आ जाएगा। और ये 4 में क्या आ जाएगा, तो एक तो आ जाएगा एविज, और एविज का मतलब क्या है, पक्षी जो क्लास है ना, पक्षी जो वर्ग है वो आ जाएगा। और इसमें स्तनधारी भी देखने को अपने को मिलेंगे, मेमरी ग्लैंड वाले मैमल भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, है ना, वह कौन सा स्तनधारी है, ठीक है जी, जो बच्चे देने के बजाय अंडे देता है। तो बताइए वह कौन सा स्तनधारी है जो कि, सर आप कल युवा संवाद में क्यों कुछ नहीं बोले, आपके बोलने का वेट कर रही थी मैं। ठीक है मंजरी, है ना, अभी क्या है, हम थोड़े से यहाँ पे बोल सकते हैं, वहाँ पे हमारे सीनियर टीचर लोग सब बात कर रहे थे। ठीक है यार, है ना, समय आएगा जब हम भी बात करेंगे आप लोगों से। चलो, तो याद रखना है आपको 12वां, ठीक है, वह कौन सा स्तनधारी है जो बच्चे देने के बजाय अंडे देता है। तो नॉर्मली जो स्तनधारी होते हैं उनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, स्तन पाया जाता है ना जी, जो कि मुख्य कैरेक्टर है स्तनधारी होने के। तो स्तनधारी होने के बावजूद भी क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। तो क्या वो कंगारू हैं, क्या वो वेल हैं, क्या वो प्लेटिपस हैं, क्या वो चमगादड़ हैं। ओके, वेरी गुड, मैं भी सर जी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं आगे से प्रयास करूंगा, ठीक है, कि आप लोग से मैं जुड़ूं और बातें करूं थोड़ी बहुत। ओके, गुड मॉर्निंग बिशो पोयाम जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब नए नए हैं यार, है ना। आज बिशो पोयाम को मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी हेमलता, सीमा कुमारी, पूनम प्रजापति, रंजिता, मंजरी, ये सब तो है ना। ओके, चलो, सर आप भी सिलेक्टेड टीचर थे क्या 2023 वाले में? नहीं भैया, मैं टीचिंग का नहीं दिलाया मुझे एग्ज़ाम वगैरह, ठीक है। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए सब लोग, इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रियंका कुमारी जायसवाल। चलो बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्लेटिपस जो है वह क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेप्शन याद रखना है। प्लेटिपस जो है वह मैमल्स होते हुए भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से याद में रखना है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। बाकी कंगारू तो जानते हो, इसमें मार्सुपियल, ये क्या बोलते हैं इसको, मार्सुपियल पाउच, ये मार्सुपियल पाउच पाया जाता है इसमें, ठीक, ये मार्सुपियल पाउच पाया जाता है कंगारू के पेट में, जिसमें कंगारू जो है वह अपने में सब्जेक्ट वाले टीचर का अलग ही लगता है सर, ऐसा क्या, ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दुर्गावती वर्मा जी। तो याद रखना है, कंगारू में जो पाउच पाया जाता है जी, जिसमें कंगारू के छोटे बच्चे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्सुपियल पाउच बोलते हैं। थोड़ा याद में रखेंगे इसको। बाकी वेल तो जानते हो, है ना, हमको लगता भले मछली है करके, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये, तो ये स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी है, वेल बोल सकते हैं, प्लेटिपस हो गया। और ये चमगादड़, तो चमगादड़ भी जो है वह स्तनधारी है, बच्चे देते हैं, याद रखना है, पक्षी नहीं है ये, ठीक है।
सर सीजी टेट का क्लास है क्या जी? विश्वपोयाम, सीजी टेट का क्लास शाम को होता है मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट टाइम टेबल अभी पता नहीं है। आप लोग जैसे कोचिंग में फ़ोन करेंगे ना तो आपको बता देंगे कि क्या है एग्जैक्ट टाइम टेबल सीजी टेट का, ऐसा करके। फिलहाल हम लोग अभी बोल सकते हैं सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला जो होने वाला है ना, जिसमें बिना डीएड बिना कोई बीएड वेड नहीं मांगा है, 200 पोस्ट आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो सीजी टेट में बोल सकते हैं अगर ये टॉपिक मैच हो रहा है तो उसमें भी ये आपका काम आ सकता है। जितना बेहतर आपकी तैयारी हो उतनी अच्छी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है लिविंग फॉसिल। ठीक, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? पहले तो फॉसिल का मतलब क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो फॉसिल को क्या बोलते हैं? जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या है? जीवाश्म। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है? जिसमें प्राचीन काल से ही कोई विकासवादी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, फॉसिल जीवाश्म क्या है? तो जीवों का जो अंश है वही क्या है? जीवाश्म है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? लिविंग बोल रहा है। लिविंग मतलब जीवित। तो जीवित जीवाश्म किसको बोल रहे हैं? है ना, है तो वो जीवित, लेकिन जीवित है उसका कोई ढंग का करेक्टर नहीं है उसमें, वो जीवाश्म जैसा ही है। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए आप लोग? इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। किसी भी चीज को जीवित जीवाश्म कब बोलते हैं? जब उसमें बहुत समय से ठीक कोई भी विकास, ठीक, बहुत समय से कोई भी अगर विकास नहीं हुआ है किसी जीव में तो उसको क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म बोलते हैं। तो बताइए ऐसे कौन से जीव हैं जो कि जीवित जीवाश्म की श्रेणी में आते हैं? 13 का बोल रहे हैं बी, किंग क्रैब, है ना, लिमुलेस। इसका फोटो सब लोग सर्च करना गूगल में, भगवान जाने कैसे दिखता है, आप लोग को पता भी नहीं होगा। ओके, सीजी टेट साइंस में तो काम आएगा सर जी। हाँ बिल्कुल काम आएगा भैया आशुतोष जी, बिल्कुल। हेमा पोर्ते क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी बोल रहे हैं। देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करना है अपने को। अब हमको रेशम कीट तो हम लोग जानते ही हैं। रेशम कीट जो सिल्क वॉर्म होता है उसको पता ही है, उसके 3-4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें वो एक स्टेज में क्या करता है, प्यूपा वाले स्टेजेस जब आता है तो वो सिल्क देता है। तो रेशम कीट तो नहीं होगा, इसमें तो विकास हुआ ही है। ये बिच्छू को तो देखी छे, घर में एक आध बार तो तुमको भी डंक मारा ही होगा ये, है ना। मधुमक्खी को तो जानते छो, बचपन में दौड़ाया होगा। तो ये सब क्या है, इनमें विकास हुआ है, ये सब में विकास हुआ है। लेकिन ये जो किंग क्रेब लेमुलेस नाम का जो अजीब टाइप का नाम दिख रहा है, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, तो अगर आंसर मान लीजिए नहीं भी पता है तो भी मैं बता सकता हूं कि ये आंसर नहीं है, ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कि अगर हमको आंसर पता भी नहीं है तब भी हम लोग जो 2-4 ऑप्शन है उसको हटा के बता सकते हैं भैया कि आंसर क्या हो सकता है करके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उभयचर के बारे में बताना है कि उभयचर वर्ग की विशेषताओं को पहचानिए। बोल रहा है ये जल और थल दोनों जगह में रह सकते हैं। इनमें श्वसन जो होता है वो गिल्स, फेफड़े और त्वचा के द्वारा होता है। बताइए कौन सा कथन सही है? हाँ बिल्कुल मंजरी, जिसमें बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ रहता ना उसको बोलते हैं। अच्छा इसमें एक टॉपिक और छूट गया है, इसको देख लो। ये तो हो गया चलो एनिमल के बारे में। पादप में बताओ तो इसमें पादप में जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? पादप में जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? बताओ पादप में जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? हाँ अब आएगा आवाज, आवाज आएगा भैया, आवाज आएगा। चलो हाँ वॉइस अब आएगा नहीं जी। तो आपको जीवित जीवाश्म बताना है। जीवित जीवाश्म में क्या हो जाएगा? साइकस। ठीक है, ये साइकस याद रखना है आपको। साइकस जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? साइकस को बोलते हैं।
और ये साइकस हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ये साइकस हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये साइकस याद रखने आपको किस में आएगा? ये आएगा हाँ जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ये ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आएगा। और जिम्नोस्पर्म में किसको रखा गया है? तो उन पादपों को रखा गया है जिनमें फूल तो आते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत्त बीजी। इसको क्या बोलते हैं? अनावृत्त बीजी, ठीक है। तो जिसके बीज में क्या नहीं है? अना, अना मतलब नहीं है, क्या नहीं है? आवृत्त नहीं है, किसमें? बीज में। तो जिसके बीज में आवरण नहीं है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना जी। तो साइकस उसमें देखने को आपको मिलेगा। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये सब। बाकी जो एंजियोस्पर्म है जिनमें फूल लगते हैं, और फूल लगते हैं तो उनमें क्या होता है? बीज भी बनता है और उनके बीज के चारों ओर आवरण देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो जवाब सब लोग दे चुके हैं। क्या हो जाएगा? ये 1 और 2 क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, कवर नहीं पाया जाता है। चलो आगे बढ़िए। देख क्या बोला है? जंतुओं और उनके शरीर संगठन के स्तर का मिलान करें। अब ये थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक। ये क्या है? लेवल थोड़ा ज़्यादा है इसका। अब आपको बताना है कि कोशिकीय स्तर के जीव कौन से हैं, कौन ऊतक स्तर के जीव हैं, कौन अंग स्तर के जीव हैं, और किसमें अंग तंत्र जो है डेवलप हो चुका है, ठीक है। ओके, चलो 15 नंबर का सवाल बताओ। तो कभी कभी हमको क्या लगता है? कभी कभी हमको ये लगता है कि मान लो जाए इसका जवाब मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि अगर मैं विकास के क्रम को देखूंगा, तो विकास के क्रम को देखूंगा तो सबसे पहले मुझे ऐसे जीव मिलेंगे जिसमें केवल और केवल क्या है? कोशिकीय स्तर का जीव है। उसके बाद ऐसे जीव मिलेंगे जिसमें ऊतक डेवलप हो गया है। उसके बाद ऐसे जीव मिलेंगे जिसमें ऊतक है और ऊतक से अंग बन रहा है, और अंग से अंग तंत्र बन रहा है, और अंग तंत्र से शरीर बन रहा है। जैसे हम लोग के बोलोगे तो एकदम शरीर की संरचना है, हम लोग सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, हाँ डेवलप हो चुका है हमारा। तो वैसे ही इसमें बताना है कि क्या आपने को देखने को मिलेगा। अगर तुमको ये क्रम भी याद है, मान लो जाए पूरी फेरा के बाद क्या आता है ना, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है करके, तब भी तुम्हारा जवाब जो है वह काम चल जाएगा जी। चलो बी भी बोल रहे हैं 15 का, ठीक। 15 का क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। बाकी लोग भी बताइए। और इस बात को हमेशा याद रखना कि जितना आप लोग जो पढ़े हैं सवाल उसी में से बनेगा, बशर्ते आप लोग को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं सवाल को बना लूंगा करके, और सवाल को देख के घबराना नहीं है। बहुत सारा दिखा है तो कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करना है, सवाल बन जाएगा। अब इसमें मेरे को कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सबसे पहले अगर कोई जीव बनेगा तो वो कोशिकीय स्तर का जीव बनेगा, और सबसे पहले अगर विभाजन में कोई जीव आया है क्लासिफिकेशन में तो उसको बोलते हैं पोरीफेरा। इसका मतलब पहला का क्या होगा? पहले का होगा 2। अगर पहला का 2 होगा, इसमें पहला नहीं है, इसमें भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं, किसमें है? इसमें है। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सवाल ऐसे लंबे चौड़े सवाल देख के घबराना नहीं है, उसमें एग्जामिनर थोड़ा ना थोड़ा क्लू दिया रहता है जिससे कि सवाल आपके बन जाए। अब इसको हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं। तो पहला का क्या आ जाएगा? 2, दूसरा का 1 बोल रहा है, तो हमको पता है कि एक कोशिका के बाद ऊतक का स्तर आएगा, और पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आएगा, ठीक है। सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोलते हैं। वैसे ही याद रखना है अपने को, 3 किस में आएगा? 4 में आएगा। तो ये जो अंग का स्तर है, अंग का स्तर किस में देखने को मिलेगा अपने को? प्लेटीहेलमिन्थिस में देखने को मिलेगा। और अंग तंत्र जो वाला जो स्तर है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में। तो अगर इसको थोड़ा दिमाग लगाएं और इसको थोड़ा दिमाग लगाएं तो आराम से बन जाएगा जी। सर जी तो अच्छा होता, क्या अच्छा होता रंजीता सर? हाँ बताओ किशोर, क्या डाउट है भैया? चलो तो ये हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है कि संघ और उसके उत्सर्जन अंगों को मिलान करें। बताओ इसमें क्या क्या हो जाएगा? बताना है। एनीलिडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या होता है, एस्क्लेहेलमिन्थिस में क्या होता है। मेल्पिजियन नलिकाएं हैं, है ना, नेफ्रिडिया है, उत्सर्जन छिद्र है, और फ्लेम कोशिकाएं हैं। रंजिता बोल रही है ये क्वेश्चन पेपर में आने से हैं सर जी।
चलो सी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सबका जवाब सही है ना, बिल्कुल सबका जवाब सही है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया, ठीक है। तो पहला का क्या आना चाहिए? पहला का आना चाहिए 2 एनिलिडा। तो एनिलिडा देखो कुछ नहीं पता है, ये एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एनिलिडा का कम से कम पता ही होगा क्या होता है, नेफ्रिडिया, ठीक है। ठीक है, एनिलिडा का क्या हो जाएगा? नेफ्रिडिया। उसके बाद क्या है? 2 का 1 ये अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में क्या है? मेल्पिजियन नलिकाएं। तो अर्थोपोडा में वो सारी चीजें आ जाएंगी। अर्थोपोडा मतलब क्या? जोड़ीदार पैर वाले, मकड़ी, केकड़ा, ये सब उसी में आ जाएगा। प्लेटीहेलमिन्थिस बोल रहा है, तो प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या है? फ्लेम कोशिकाएं हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस अभी देखिए हम लोग फ्लेम कोशिकाएं, और ये एस्केलेहेलमिन्थिस में क्या है? उत्सर्जन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। चलो प्रियंका, आपका सवाल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, किशोर जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है। चलो आप ना कमेंट कर देना, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा ना उसके नीचे में डिटेल में कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल उसको बताऊंगा, ओके। प्रियंका जायसवाल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य नाम बताना है अपने को, और इधर वैज्ञानिक नाम दिया गया है। अब इसको भी आराम से मिला लोगे, क्योंकि भले सब नहीं पता हो लेकिन एक तो पता है भैया। तो समुद्री घोड़ा है, गोल कृमि है, फीता कृमि है और टिड्डा है। तो बताओ क्या हो जाएगा? रैबिट और कॉकरोच में एक्सक्रेटरी ऑर्गन, हाँ मेरे को इतना आइडिया नहीं है यार एग्जैक्ट क्या है। चलिए डी डी बोल रहे हैं सब लोग इसका, है ना। क्या बोल रहे हैं? डी डी बोल रहे हैं। तो समुद्री घोड़ा क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हिप्पो कैंपस बोलते हैं। तो पहला का 2 आना चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है, तो बिल्कुल डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। डी जो है हमको सही देखने को मिलेंगे। तो पहला का हो जाएगा 2, दूसरा का होना चाहिए 1। तो गोल कृमि जो होता है राउंड वार्म, उसमें याद रखना है आपको एस्केरिस, और फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा ये, जस्ट सेकंड ना, सॉरी ये वाला है ये, ठीक। फीता कृमि तीसरा का ये हो जाएगा टीनिया, ठीक। और ये टिड्डा, ये लोक्टस, तो क्या लिखा है? ये लोकस्टा, ऐसा करके, ठीक है। सिंपल सिंपल है, तो थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान में रखते तब भी तुम्हारा काम चल जाता भैया। तो पहला का 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो डी ऑप्शन जो है उसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। वर्गों और उनके हृदय कक्षों को मिलान करना है। तो मछली है उभयचर स्तनधारी, बिल्कुल लड्डू सवाल है। चलिए बताइए जी। ओके ठीक है, चलो बताओ, है ना। सिंपल रहता है, जब बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैबिट बनता है, जिससे कि सवाल बहुत जल्दी बन जाते हैं यार। चलिए बताइए, टाइम हो गया है हमारा, है ना, जल्दी बताओ। मछली क्या हो जाएगा? तो मछली में 2, पहला का 3, ये पहला का 3, इसमें भी पहला का 3, ठीक। और उभयचर में क्या होता है? तो उभयचर में होता है 3, ये उभयचर 2, 1 आना चाहिए, उसके बाद ये 2, इसमें 1 है, ये तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तुरंत ये हो जाएगा भैया, है ना। सवाल को घर में भले एकदम डिटेल में सॉल्व करो, लेकिन जब एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि समय बचाना है, और समय बचाना है तो बहुत कम समय के लिए, है ना। हाँ ठीक है किशोर भाई, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम को सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, हाँ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कराऊंगा। ऑर्गन सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग अंग तंत्र, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैसे पढ़ाऊंगा? देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र में जो भी हम लोग खाएं वो पाचन हुआ। अब पाचन के बाद क्या हुआ? पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा, और अवशोषण होगा तो ब्लड में जाएगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। और सर्कुलेटरी होकर कहाँ जाएगा वो? तो सर्कुलेटरी होकर कोशिका में जाएगा, और कोशिका में क्या होगा? उसका श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने के बाद, पूरा काम होने के बाद क्या पढ़ेंगे? उसको हार्मोन कंट्रोल करते हैं, तो नियंत्रण में समन्वय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोन एंड रेगुलेशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। और उसके लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, बिल्कुल, है ना। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर में कितने चेंबर हैं सर? क्रोकोडाइल में 4, ओके, क्रोकोडाइल में 4। गुड मॉर्निंग गायत्री गायकवाड़ जी। चलो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अरे खत्म हो गया दोस्त, तो इतना ही सवाल था हमारे पास आज, ओके। इतना ही सवाल है हमारे पास। गायत्री गायकवाड़ आपका स्वागत है, और क्लास हमारा खत्म हो चुका है, तो कल इसी समय फिर मिलेंगे। और हो सके तो मैं प्रयास करूंगा, जो हमारा बड़ा वाला चैनल है जिसमें हमारे 2,08,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं प्रयास करूंगा उसमें क्लास लेने का। तो हो सके 4 से 5 वाले जो टाइमिंग है उसमें मैं क्लास लूँ शाम को। सॉरी 4 से 5 नहीं, 5 से 6, ओके। तो मान लो जाए
ठीक, मान लो जाए अगर नहीं हो पाता है, मान लो जाए अगर कल की क्लास सुबह नहीं होती है तो समझ जाना कि हमको जो हमारा बड़ा वाला चैनल है साध्य PSC एकेडमी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 2,08,000 सब्सक्राइबर, उसमें मैं 5 से 6 वाले टाइम में क्लास लूँगा। ठीक है, ओके। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किशोर कुमार जी, आपके सवालों का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा। ओके, हाँ, हो सके आज तो नहीं, कल अगर कल मैं मॉर्निंग में नहीं लिया क्लास 7:30 बजे, एक कम्युनिटी पोस्ट डलवाऊंगा आप लोग के लिए, तो बिल्कुल मैं 5 से 6 क्लास लूंगा शाम को। ठीक है, ओके रंजीता। नहीं देखो, कभी कभी होता है क्या है, हमारे पास ना बहुत सारे डाउट ऐसे आ जाते हैं जो कि, अब देखो मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को सारी चीज़ें पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिससे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने लायक है वो क्वेश्चन बन जाए, है ना। सब अपने अपने लेवल की तैयारी करते हैं, ओके। तो ज़रूरी नहीं है हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है या बहुत एकदम ज्ञाता बन जाना है चीज़ों का, क्योंकि पढ़ाई का कोई लेवल नहीं है, कोई सीमा नहीं है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है हमारी। तो हमको उसी लेवल की तैयारी करनी है जिससे कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, चलो सभी का धन्यवाद। बाय बाय मुन्नी कॉल जी, चलिए बाय, हो गया है हमारा क्लास ख़त्म। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कल फिर मिलते हैं, हो सके तो 10:30 बजे मिलेंगे या तो फिर शाम के 5 बजे हमारे बड़े वाले चैनल में। ओके, कल का तो MCQ का दिन है। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, चलो टाटा बाय बाय, सबको ध्यान रखिए अपना।